हेलो एवरीवन, मैं प्रीति मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपनी इन क्लासेस पर। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे और सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। और लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, उसमें हम लोगों ने परमाणु मॉडल पढ़े थे, जिसमें हमें थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड में जो परमाणु मॉडल में जो कमियाँ पाई गई थी वो भी हमने पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम उस वीडियो के आगे नील बोर के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नील बोर का परमाणु मॉडल, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि नील बोर का परमाणु मॉडल किसने दिया था? नील बोर ने। ठीक, तो क्या किया नील बोर ने? जैसे कि रदरफोर्ड ने बताया था, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कई सारी कमियां पाई गई। उन कमियों के आधार पर एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उनका एक सिद्धांत था विद्युत गतिकी सिद्धांत के अनुसार ये पाया गया कि जो रदरफोर्ड बता रहे थे कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ति गति करता है, वो पूर्णतः गलत है। जैसा कि मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार जब हम किसी विद्युत आवेशित कण को त्वरित करते हैं तो वह क्या करता है? ऊर्जा का विकिरण करता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर वृत्ति गति करेगा तो वो ऊर्जा का विकिरण करेगा और धीरे धीरे उसमें ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा और कोई भी नाभिक समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो सर्कुलर गति करते करते, वृत्ति गति करते करते इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। धीरे धीरे ये थक जाएगा और जब इसकी एनर्जी का लॉस हो जाएगा तो ये अंततः कहाँ आ जाएगा? इसका धीरे धीरे जो है वो यहाँ आ जाएगा और नाभिक में गिर जाएगा, जिससे परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, है ना। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है वो इस बात की व्याख्या नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ति गति किस प्रकार से कर सकते हैं। तो रदरफोर्ड ने तो ये बताया कि परमाणु के नाभिक के, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के में जो उन्होंने बताया था वो तो पूरा गलत हो गया कि इलेक्ट्रॉन के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन वो अगर वृत्ति गति कर रहा है तो ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा। लेकिन एक साइंटिस्ट आया इसके बाद, नील बोर, उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर वृत्ति गति तो करता है परंतु कुछ कक्षाओं में करता है। यानी कि रदरफोर्ड जैसा कह रहे थे कि परमाणु के नाभिक के बाहर बहुत सारी असीमित वृत्ति कक्षाएं हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में वृत्ति गति करेगा। लेकिन नील बोर ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर वृत्ति गति तो करेगा लेकिन सभी कक्षाओं में नहीं करेगा, कुछ ही कक्षाओं में करेगा। इन जिस कक्षाओं में वो करेगा उसको हम स्थिर कक्षाएं, स्थायी कक्षाएं या अनुमेय कक्षाएं कहते हैं। क्या बताया? नील बोर ने बताया कि परमाणु नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में गति करते हैं। क्या बताया? कि परमाणु नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में गति करते हैं और जिस निश्चित कक्षाओं के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उन्हें हम स्थायी कक्षा कहते हैं। क्या कक्षा कहते हैं? स्थायी कक्षा या अनुमेय कक्षा कहते हैं। ठीक, और दूसरी बात ये बताई कि जिन स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करता है उसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। मतलब पहली बात तो उन्होंने ये बताई कि परमाणु नाभिक के चारों ओर वृत्ति गति करता है, वो कह बात ये रदरफोर्ड भी कह रहे थे। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि भाई अगर ऊर्जा के आसपास, ये कि मैक्सवेल का सिद्धांत तो ये कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर वृत्ति गति करेगा तो एनर्जी का लॉस हो जाएगा और एनर्जी का लॉस हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक में गिर जाएगा, इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो आप कैसे कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ति गति करता है?
लेकिन रदरफोर्ड ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते तो हैं, लेकिन सारी कक्षाओं में नहीं करते, कुछ कक्षाओं में करते हैं, जिन्हें हम स्थायी कक्षा या अनुमेयक कक्षा कहते हैं। ठीक। और एक बात और बताई कि इन निश्चित कक्षाओं में जो स्थायी कक्षाएं होती हैं, इनमें जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो इनमें उसके ऊर्जा का ह्रास भी नहीं होता है। ठीक। यानी कि इन कक्षाओं में उसके ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा, ऊर्जा का विकिरण नहीं करेगा, उसकी एनर्जी लॉस नहीं होगी, तो वो आराम से इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी नाभिक के चारों ओर गति कर लेगा। किस कक्षाओं में? स्थायी कक्षाओं में, क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। ठीक। आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, नील बोर्स के। और एक बात बताइए कि परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर जो गति करते हैं, है ना, जो कक्षाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? और क्या बताया? और बताया कि परमाणु के चारों तरफ एक जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो गति करता है, इसे हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक। तो क्या कह सकते हैं कि परमाणु के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन जो गति करता है, उससे क्या कहते हैं हम? ऊर्जा स्तर कहते हैं। और बताया जो ऊर्जा स्तर के मतलब कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं, ठीक, परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा स्तर कहते हैं। इसे हम ऊर्जा स्तर कहते हैं, जिन्हें KLMN नामों से जाना जाता है। क्या बताया कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इसे ऊर्जा स्तर कहते हैं। इसे यहाँ KLM नामों से जाना जाता है। यानी जो पहली कक्षा होती है उसे हम, यानी कि K बराबर 1 जो पहली कक्षा होती है उसे K, दूसरी कक्षा होती है तो उसको 2, तीसरी कक्षा होती है तो उसको M बोलते हैं, चौथी कक्षा होती है तो उसको N बोलते हैं। यानी कक्षाओं को हमने बांट दिया कि पहली कक्षा हुई तो उसको KLMN के नाम, ऊर्जा स्तरों के नाम से जाना जाता है, जिनमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। ठीक। आते देखते हैं अपने थर्ड पॉइंट के बारे में। और एक बात कि तब वही इलेक्ट्रॉन इनमें घूमते हैं तथा वही इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते हैं जिनकी ऊर्जा इनके बराबर होती है। ठीक। तीसरा क्या पढ़ोगे आप पॉइंट? नील बोर्ड का तीसरा पॉइंट क्या पढ़ोगे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये रहा, ये आप पढ़ोगे अभी आगे, सब ऐसे मान लो कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक, जब कोई इलेक्ट्रॉन, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, इस तरह से ही समझ लो आप, इस तरह से ये प्रोटॉन है, ये कक्षाएं हैं, ठीक, इन कक्षाओं में ये K सेल है, ये L सेल है, ये M सेल है, ठीक है, ये K है, ये L है, ये M है और ये N है। तो बताया जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा से, मान लीजिए इसकी मूल कक्षा ये है कोई इलेक्ट्रॉन, इसकी मूल कक्षा ये है, तो ये जब मूल कक्षा से, ये इसकी मूल कक्षा से अधिक ऊर्जा स्तर में जाएगा, ठीक, यानी कि इस तरह से देख लो, ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, ये n बराबर 4 है, ठीक। तो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ नहीं समझ में आएगा आपको, यहाँ देखिए कि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी मूल ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा स्तर में जाएगा तो वो क्या करेगा? ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ठीक। और जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी मूल ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा या अधिक ऊर्जा स्तर में जाएगा तो वो ऊर्जा का क्या करेगा? अवशोषण करेगा, ठीक। बहुत आसान है, ऐसे समझ लो कि जब आप जो है किसी छोटी जगह से बड़ी जगह जाते हो, या छोटे काम से जब कोई छोटे काम से बड़ा काम करते हो तो आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। आप कहते हो ना भैया वहाँ जा रहे हैं, है ना, थक गए हम, या वहाँ होके आए थक गए हम, ठीक। तो जब कोई मूल ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, और जब निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो क्या होता है? ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो खुशी करता है, अरे अरे वाह, देखा तुम नहीं कर पाया, मैंने कर लिया। तो जब मूल ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा तो खुशी जाहिर करेगा, यानी ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। लेकिन जब
मूल ऊर्जा स्तर से ज़्यादा की ओर ऊपर जाएगा तो उसको और एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा। ये सिद्धांत भी किसने दिया, नील बोर ने। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो परमाणु है, क्या कह सकते हैं कि परमाणु मूल ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में, दूसरे ऊर्जा स्तर में जाने पर ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, कि परमाणु जब मूल ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो परमाणु का उत्सर्जन करते हैं या अवशोषण करते हैं। अब कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि अगर ऊर्जा स्तर मूल ऊर्जा स्तर से नीचे की ओर आएंगे तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे, खुश हो जाएंगे, और जब मूल ऊर्जा स्तर से दूसरे उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे तो ऊर्जा का अवशोषण करेंगे, उन्हें ऊर्जा की और ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी बराबर क्या होगा, ई अंतिम माइनस ई प्रारंभिक। ठीक, तो नील बोर के परमाणु मॉडल के द्वारा केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयनों के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकी। ये इनका जो मॉडल था ये एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। दूसरा क्या है कि उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से यह ज्ञात हुआ कि हाइड्रोजन की उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की रेखाएं जो एकल प्रतीत होती थी वास्तव में एक न होकर कई रेखाओं का समूह है। हाइड्रोजन के इस स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या नील बोर का परमाणु मॉडल नहीं कर सका। ठीक है, तो देखते हैं अब तीसरा पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर शॉर्ट नोट भी आता है कि जीमन प्रभाव किसे कहते हैं। तो देखिएगा कि प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात हुआ कि वस्तुओं के उत्सर्जन से स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र पर रखने पर उसकी स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं होती हैं वो कई दिशाओं में बढ़ जाती हैं। ठीक, कि प्रयोगों द्वारा ये ज्ञात हुआ कि जिस वस्तुओं से उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो उसकी जो रेखाएं हैं वो कई क्षेत्रों में बढ़ जाती हैं, कई दिशाओं में बढ़ जाती हैं, जिसको हम जीमन प्रभाव कहते हैं। ठीक, जीमन प्रभाव जो हमें पता लगा इसका भी व्याख्या नील बोर का परमाणु मॉडल नहीं कर सका। तो ये इसमें कमियां थी, इन कमियों को दूर करके एक अगला मॉडल आया जिसका नाम था सोमरफील्ड। तो आइए पढ़ते हैं सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं हम सोमरफील्ड के परमाणु मॉडल की। ये हमारा आखिरी परमाणु मॉडल था, तो इसके आधार पे क्या हमने जाना, सन 1919 में सोमरफील्ड ने नील बोर के परमाणु मॉडल का एक संशोधित और विस्तृत रूप प्रस्तुत किया, जिसपे उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या करने के लिए सोमरफील्ड ने यह सुझाव दिया कि यह आवश्यक नहीं है कि एक ही कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी है वो आपस में बराबर हो, है ना। यानी कि एक ही कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा दूसरे इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा से भिन्न भिन्न होती है या हो सकती है। दूसरे शब्दों में मुख्य ऊर्जा स्तर को उप ऊर्जा स्तरों में विभाजित किया और ये बताया कि एक ही कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही वृत्ति पथ पर गति करें यह आवश्यक नहीं है, बल्कि उनमें से कुछ परमाणु जो है वो दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। परमाणु का नाभिक दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में दो फोकसों में से किसी एक फोकस पर होता है। तो सोमरफेल्ड का ये जो परमाणु मॉडल था ये हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म रेखाओं की व्याख्या करने में सक्षम रहा, सफलपूर्ण रहा। परंतु सोमरफेल्ड का ये परमाणु मॉडल नील बोर के परमाणु मॉडल की तरह ही एक से अधिक परमाणुओं अथवा आयनों के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या तथा जीमन के प्रभाव की व्याख्या कर पाने में असमर्थ है। इसके अतिरिक्त सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉनों को कणों के रूप में माना गया तथा उनका संवेग और स्थान पूर्णतया निर्धारित है। इलेक्ट्रॉनों की द्वितीय प्रकृति की खोज तथा हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत की मान्यता के बाद यह स्पष्ट हो गया कि सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल दोषपूर्ण है। तो अब हम पढ़ेंगे तत्वों के स्पेक्ट्रम के बारे में, तत्वों के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए खुश रहिए और वीडियोस देखते रहिए और मन लगा के पढ़िए।